नमस्कार साथियों। सारे बच्चों को सेफली बस्ती पहुंचाकर कायनात ने बस्ती वालों को सख्त हिदायत दी कि अगर आगे से कुछ भी ऐसा हुआ तो बिना डरे बिना वक्त गवाए वो लोग कायनात के पास आएंगे। आज एक बार फिर साहिब के लिए लोगों के दिल में इज्जत बढ़ गई थी। यही तो वजह थी जो मनाली शहर ने उसे साहिब नाम दे रखा था। आम लोगों के लिए मसीहा थी साहिब और बुरे लोगों के लिए उनके मन में पनप रहा डर। डर कि अगर साहिब तक ये बात पहुंच गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये डर, ये इज्जत, ये कायनात की सबसे बड़ी पूंजी थी जिसे कमाने में उसकी ज़िंदगी के लगभग 7 साल लग गए। 7 साल हो गए उसे इस शहर में कदम रखे हुए और आज इस शहर में उसने अपने नाम और पहचान की ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटा पाना नामुमकिन सा है। कायनात ने एक नज़र अपनी हालत पर डाली। हाथ पर थोड़ी बहुत खरोंचें थी, पैर पर जख्म गहरा था जिससे खून फिर से रिसने लगा था। अब तक तो उसने इस दर्द की ओर ध्यान ही नहीं दिया था, मगर अब उसे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था। लेकिन दर्द सहना तो उसे बचपन में ही सीख लिया था। तभी तो इतने दर्द में भी उसकी आंखों में नमी नहीं थी, इतने दर्द में भी चेहरा भावहीन सा था। इस हालत में ऑफिस जाना सही नहीं होगा, इसलिए उसने गाड़ी अहिल्या देवी हॉस्पिटल की ओर घुमा दी। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक वो अंदर गई। रिसेप्शन के पास जाकर उसने अपनी कड़क आवाज़ में पूछा, डॉक्टर करण सिसोदिया कहाँ है? रिसेप्शन, मैडम डॉक्टर करण राउंड पर गए हुए हैं, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? कायनात ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और बिना कुछ कहे डॉक्टर करण के कैबिन में चली गई। जैसा कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था, डॉक्टर राउंड पर गए हैं, तो कैबिन खाली था। कायनात आराम से डॉक्टर की चेयर पर बैठ गई और फ़ोन निकालकर उसमें कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद आपस में बात करते हुए दो लड़के जिन्होंने डॉक्टर वाला कोट पहना था वो कैबिन में आई। ये थे डॉक्टर करण सिसोदिया और डॉक्टर रोहन शेरगिल। कायनात को देख दोनों खुश हो गए और हैरान गए। करण किंडो, तू यहाँ इस वक्त? क्या बात है, हमारे गरीब खाने में मिस कायनात सूर्यवंशी पधारी हैं, कुछ तो बात है होगी। तभी उसकी नज़र कायनात के पैरों पर पड़ी। वो तुरंत भागकर कायनात के पास आया और उसके पैरों के पास बैठकर जख्म देखते हुए बोला, किड्डो, ये तुझे इतनी चोट कैसे लगी? कितना गहरा जख्म है तुझे? कब सुधरेगी यार? अपनी परवाह करना कब सीखेगी? हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है। राजवीर भाई ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और तू रिलैक्स कर, छोटी सी चोट है और मेरी जिम्मेदारी भैया ने तुझे सौंपी है, इसलिए तो मैं तेरे पास ड्रेसिंग कराने आई थी। अब इमोशनल होलम बंद कर और जल्दी से पट्टी कर दे यार, ये रिश्ता खून बड़ी अजीब सी फीलिंग दे रहा है। कायनात ने बड़े आराम से कहा। तो रोहन उसे घूरते हुए बोला, बोल तो ऐसे रही है जैसे ड्रेसिंग कराने के लिए आकर बहुत महान काम किया है। तू नहीं सुधर सकती ना? हमेशा ये मारपीट जरूरी है तेरे लिए? अब किससे पंगे लेकर आई है तू? एक भी दिन बिना चोट लगाई बिताए तो मुझे सुकून नहीं मिलता ना। अरे यार रोहन, रिलैक्स, बोला ना छोटी सी चोट है। अब तुम दोनों झोला छाप डॉक्टर मेरी पट्टी करोगे या लेक्चर देने में ही दिन बिताने का इरादा है? अगर ऐसा है तो बोल दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। वो क्या है ना, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। कायनात ने कहा तो इस बार करण उस पर गुस्सा करते हुए बोला, किड्डो, तुझे ये छोटी चोट लगती है? डॉक्टर तू है या हम? ये छोटी चोट है। मन तो कर रहा है तुझे लगाऊं एक खींचकर। इस पर कायनात ने उसे घुरा। बस यही करती है तू। तू जानती है मैं तुझे मार नहीं सकता क्योंकि फिर तू मेरी चटनी बना देगी। पर इस बार मैं चुप नहीं रहूँगा। इस बार मैं राजवीर भाई से तेरी शिकायत करूँगा। यार कितने जालिम हो तुम लोग। मुझे चोट लगी है, मैं पेशेंट हूँ और ये जालिम डॉक्टर मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। कमीनों, इलाज करो मेरा। करण, तू पैर की पट्टी कर और रोहन, तू मेरे हाथ पर आई खरोचों की पट्टी कर। चलो निकम्मो, जल्दी करो। कायनात ने दोनों को घूरते हुए फरमान सुनाया तो दोनों एक दूसरे को बेचारगी से देखते हुए बोले, डॉक्टर हम हैं या ये? ऑर्डर तो तू ऐसे दे रही है जैसे इस हॉस्पिटल की डिन हम सब ने तो डिग्री ले रखी है ना। कायनात की हाथ पर आई चोट साफ करते हुए रोहन ताना मारते हुए कहा,
तो कायनात ने नाक सिकोड़कर उसे घूरा। चल अब ये डरावने लुक्स देना बंद कर और ये बता कि आज क्या किया है तूने, किसको तोड़कर आ रही है तू। और देख, झूठ मत बोलियो, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं। तो टेप रिकॉर्डर ऑन कर और सच सच बोलना, करण ने उसे घूरते हुए कहा और उसकी जिन्स घुटनों से काटकर अलग करके उसके जख्म को साफ करने लगा। यार, एक अकड़ू बिल्ले ने ठोक दी अपनी गाड़ी से, मन तो क्या उसे इतना ठोकूं कि फिर किसी को ठोकने लायक ना बचे। ये रईसजादे औरों को भिखारी समझते हैं। बड़ा आया कायनात सूर्यवंशी को पैसे का रोब दिखा रहा था। जेब में 2 पैसे क्या आ जाते हैं। इन जैसे आदमी खुद को आसमान और बाकियों को जमीन पर रेंगते कीड़े समझने लगते हैं। उस मिस्टर अकड़ू बिल्ले से अगर दोबारा मुलाकात हुई तो उसे छोड़ूंगी नहीं, घमंडी अकड़ू, कायनात ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसकी नीली आंखें सिकोड़ वो करण और रोहन को घूरते हुए सब बता रही थी। क्या बात है मनाली, मैं ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने दी कार्य कायनात सूर्यवंशी से पंगा ले लिया। नोट बैड, ये कौन ये बंदा, करण ने हंसते हुए कहा। तो कायनात उसके कंधे पर एक मुक्का जमाते हुए कहा, ज़्यादा बत्तीसी मत दिखा। और वो कौन था इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। कायनात सूर्यवंशी के पास इतना बेकार का वक्त नहीं है कि इन जैसे रईस बाप की बिगड़ी औलादों के बारे में सोचूं। अच्छा कीडो, एक बात बता, बंदा कैसा था? मतलब तेरा मिस्टर अकड़ू दिखने में हैंडसम था क्या? मेरी एक दोस्त है, उसका नाम कायनात है। मैं सोच रहा था अगर बंदा शकल सूरत से ठीक हुआ तो उसके रिश्ते की बात कर लूं। रोहन ने कायनात को छेड़ते हुए कहा। कायनात उसकी ओर लपकी, लेकिन वो तुरंत पीछे हट गई। इस वक्त करण उसके पैरों की पट्टी कर रहा था, इसलिए वो उठ नहीं सकती थी, तो बस घुर कर ही काम चला लिया। बच गया तू कमीने। उस अकड़ू को फिर से मेरा कहा तो पीट दूंगी दोबारा। ये बकवास बंद करना। और हाँ, कौन कैसा दिखता है मुझसे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। शकल मायने नहीं रखती, मायने रखती है इंसान की भीतरी सुंदरता। और इस मामले में वो आदमी बदसूरत है, क्योंकि वो निहायती बदतमीज वाहियात किस्म का था। करण, बस बस, मैं उस आदमी को तो नहीं जानता, लेकिन तुझे जरूर जानता हूँ। तूने कोई उस पर प्यार की बारिश नहीं की होगी। एंड आई एम श्योर बदतमीजी की शुरुआत तूने ही की होगी। कायनात, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी बदतमीजी का उसके ही भाषा में जवाब दिया, समझा। रोहन कायनात को छेड़ते हुए, वैसे एक बात बता, तूने सच में उसकी शक्ल नहीं देखी? अरे थोड़ा तो देखा होगा तूने। बोल बोल, शर्मा मत, देख मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, बोल भी दे। मेरे लिए किसी का थोबड़ा मैटर नहीं करता, कौन कैसा दिखता है इससे मुझे क्या लेना देना। स्टॉप प्लीज, सिली टॉक्स, झुंझलाते हुए कायनात ने कहा। तो करण उसका हाथ पकड़कर बोला, किट्टो, बच्चा लेना देना है, किसी की शक्ल देखेगी तभी तो पसंद करेगी तो प्यार होगा, तब जाकर शादी, और फिर मैं मामा बनूंगा। कायनात ने कुछ पल भावहीन नजरों से करण को देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाकर गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू करते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता करण, प्यार बकवास है, इट्स जस्ट ए बुलशिट। आजकल का प्यार सिर्फ बिस्तर तक के लिए सीमित रह चुका है। जिस दिन बेड शेयर हो गया उस दिन प्यार का दी एंड। प्यार आजकल जिस्म तक आकर थम चुका है। ज़रूरत पूरी करने को लोगों ने प्यार का नाम दे दिया है, और कायनात सूर्यवंशी ऐसे किसी ज़रूरत की मोहताज नहीं है। प्यार की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। जिसकी नफ़रत मैं प्यार से करती हूँ, उतनी ही नफ़रत शादी और रिश्तों से करती हूँ। ये शादी, ये रिश्ते, इन सब का दूसरा नाम है झूठ, फरेब और धोखा। झूठ और फरेब से मुझे घिन आती है। और रही बात धोखे की, तो पहले ही ज़िंदगी से इतने धोखे खा चुकी हूँ कि अब एक नया धोखा खाने की हिम्मत नहीं बची। जानती हूँ भाई, भाई है तू, मेरी चिंता रहती है तुझे, पर ज़रूरी नहीं होता शादी या प्यार करना। मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। एंड प्लीज़ दोबारा ये प्यार और शादी की बात मुझसे मत करना। मैं चलती हूँ, ऑफिस जाना है, देर हो रही है, बाद में मिलती हूँ। कायनात उठ के जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी तो करण ने कहा, रुक जा किट्टू, ऐसे जाएगी बाहर? कायनात ने उसे अजीब तरह से घूरते हुए कहा, ऐसे जाने में क्या प्रॉब्लम है? इतना बोलकर उसने खुद को देखा तो
उसका मुंह बन गया। सफ़ेद जींस अब किसी भी एंगल से सफ़ेद नहीं थी। एक टांग जींस की कटी हुई थी, टॉप भी जगह जगह से मैली हो चुकी थी। उसकी शक्ल और उसका हुलिया देख रोहन और करण हंसने लगे। रोहन पेट पकड़कर लोटपोट होते हुए बोला, अरे मेरे जैकेट चैन कितना क्यूट लग रही है। अरे तू बिल्कुल उस टेडी बियर की तरह है जिसे एक हफ्ते तक कीचड़ के डिब्बे में छोड़ दिया गया हो। उसकी बात पर कायनात ने अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए बुरा सा मुंह बनाया तो करण उसके पास आकर बोला, खबरदार रोहन, जो मेरी किड्डो को कुछ कहा तो मेरी किड्डो मनाली की बेस्ट फैशन डिजाइनर है। हाँ, बस जब बात खुद पर आती है तो इसका फैशन सेंस ठप हो जाता है। किड्डो, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है या मेरा सपोर्ट कर रहा है? कायनात सोचते हुए बोली। तो उसके सर पर चपत लगाते हुए करण ने कहा, ज़्यादा लोड मत ले वरना ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने तो बेइज्जती की ही थी, तू इसे अपनी तारीफ समझ ले। कायनात उसे घूर रही थी तो उसने एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर चिपका दी और अपने ड्राइवर से एक पैकेट निकालते हुए कायनात की ओर बढ़ाया। ये ले जाके चेंज कर ले। कायनात ने उस पैकेट को देखा तो उसमें एक वाइट शर्ट और ब्लैक जींस थी। उस पैकेट को देखकर कायनात ने करण को सवालिया नज़रों से देखा। वो लास्ट टाइम जब घर गया था तो माँ ने तेरे लिए भेजा था, लेकिन मैं देना भूल गया। करण ने कहा, साले कमीने, तू 2 महीने पहले गया था घर और अब दे रहा है आई का तोहफा। चुछंदर, आज क्यों दिया, 2 साल बाद देता। कपड़े निकाल कर पैकेट करण की ओर फेंक कायनात गुस्से में वॉशरूम में घुस गई और पीछे करण बोलता रह गया, टिड्डो सुन तो बात मेरी। थोड़ी देर बाद कायनात बाहर आई। वो अभी भी करण को घूर रही थी और रोहन आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा था। देखा काय, आंटी ने तेरे लिए कितने प्यार से गिफ्ट भेजा और ये कमीना भूल गया। तुझे आंटी का प्यार 2 महीने बाद मिला है, तू इसे छोड़ना मत। मैं तेरे साथ हूँ। कायनात ने अपनी नज़रें करण से हटाकर रोहन पर टिका दी और बोली, बेटा उसे तो बाद में देखूंगी, पहले ये जो माचिस की तिल्ली बनकर तू आग लगा रहा है ना, उसके लिए तुझसे तो निमट लूँ। अब उस कैबिन में रोहन और कायनात का चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया, जिसमें करण कभी रोहन को कभी कायनात की ओर से चेयर कर रहा था। थोड़ी देर बाद थक कर दोनों बैठ गए। कायनात ने उठते हुए कहा, गाइज आई एम गेटिंग लेट, अब मुझे चलना चाहिए। ऑफिस जाएंगी या फैशन हाउस? रोहन ने हाँफते हुए पूछा। ऑफिस जाऊंगी फिर फैशन हाउस, कायनात ने कहा और उठने को हुई तो करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, कितना काम करती है यार तू, बैठ थोड़ी देर हमारे साथ, इसी बहाने थोड़ा रेस्ट तो करेगी। वैसे तू कैसे मैनेज कर लेती है यार, ऑफिस और फैशन हाउस दोनों? करण, ऑफिस तो भैया ही संभालते हैं ना, मैं तो बस तभी संभालती हूँ जब भैया किसी से या किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाते हैं। और रही बात फैशन हाउस की, तो ये मेरा काम है तो करना तो है ही, और अभी रेस्ट करने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आई एम गेटिंग लेट, कायनात ने घड़ी देखते हुए कहा, जिस पर करण बोला, चले जाना मेरी माँ, लेकिन एक गुड न्यूज़ तो सुनती जा। गुड न्यूज़? कायनात ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा तो करण मुस्कुराते हुए बोला, गुड न्यूज़ यार, अब बस भी कह दे, क्यों बेकार का सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। रोहन से, यार बिम्बो तू ही बता दे। करण को खामोशी से मुस्कुराते देख कायनात ने जल्लाते हुए कहा तो रोहन बोला, मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा ना। इन कमीने ने कहा कि सबसे पहले अपनी किड्डो को बताएगा फिर मुझे। अरे मेरे चड्डी बड्डी यारो, क्यों मुंह फुलाते हो, बताता हूँ। तो किड्डो न्यूज़, गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पूजनीय भ्राता श्री रुद्राक्ष सिसोदिया की शादी तय हो गई है। करण के कहते ही रोहन खुशी से चिल्लाकर नाचने लगा। वही कायनात भी खुशी और हैरानी से मुंह खोले करण को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि क्या ये सच है। करण ने अपनी पलकें झपकाकर उसे कहा, ये सच है। लड़की कौन है? कायनात ने पूछा तो करण बोला, तुझे याद है किडो, जब अपन दोनों 9th में थे और रुद्र भाई 11th, तब हमारी क्लास में सारिका ने एडमिशन लिया था और भाई उस पर पहली नज़र में लट्टू हो गए थे। उसकी बात सुन कायनात सोचने लगी तो करण बोला, अरे याद कर यार, भाई को सारिका से मिलवाने के लिए अपन दोनों ने कितने पैतरे अपनाए थे। एक बार तो तू उसके सामने झूठ का बेहोश हो गई थी ताकि वो तुझे घर तक पहुंचाने आए और वहाँ भाई से उसकी मुलाकात हो। याद आया, सारिका शेखावत, राइट, वो भी भाई से प्यार करती है क्या? कायनात ने याद करते हुए कहा, हाँ,
तेरे उस शहर से चले आने के बाद भाई ने उसे प्रपोज किया था और अब उसी से शादी कर रहे हैं, करण ने कहा। तो कायनात बोली, अच्छी बात है, रुद्र भाई को उनका प्यार मिल गया। उन्हें मेरी ओर से कांग्रेस कह देना, मैं फ्री होते ही उनसे बात कर लूँगी। अभी चलती हूँ, सच में बहुत लेट हो गई। तू किस बात से भागना चाह रही है? मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। कहा था ना, तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो एक बात मेरी भी सुन सुन ले, तुझे शादी में आना ही होगा। अब बहुत हुआ, 8 साल हो गए हैं तू अपने शहर नहीं आई। वहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। 8 साल कम नहीं होता। अब जिद छोड़ दे और वापस लौट। इस शादी में तो तुझे आना ही होगा। कायनात जिस बात से बचना चाहती थी वो बात करण ने छेड़ दी थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, करण, तू बहुत अच्छे से जानता है मेरे ना लौटने की वजह ऋषिकेश कभी नहीं लौट सकती, कभी नहीं। उस शहर में अपना सब कुछ खोया है मैंने, इसलिए अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते मैंने खुद बंद किए हैं। नफरत है मुझे उस शहर से, नफरत कि अब बहुत हुआ यार, 8 साल बीत चुके हैं तुझे उस शहर को छोड़े हुए। उस दिन शहर के साथ साथ तूने तो हम सबको छोड़ दिया था। हम सबकी तो कोई गलती नहीं थी। अगर मैं अपनी मेडिकल के कोर्स के लिए मनाली ना आया होता तो शायद तूने मुझसे भी अपने सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए होते। आई नो, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम सबको किस बात की सज़ा दे रही हो तू? मैं कुछ नहीं जानता। तू ऋषिकेश आएगी शादी में, दैट्स फाइनल। और रुद्र भाई ने भी कहा है कि जब तक तू नहीं आती तब तक शादी नहीं होगी, फिर चाहे इंतज़ार 8 साल का हो या उससे। करण पहले तो इमोशनल हो गया था, फिर आंखों की ज़्यादा नमी पहुँचते हुए उसने फरमान जारी करते हुए कहा, रुद्र भाई को समझा करण, मैं नहीं आ सकती। समझा उन्हें कि मेरे बिना ये शादी अगर हुई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आई से बोल, रुद्र भाई को समझाएगी, क्योंकि वापस ना लौटने का मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। कायनात की आवाज़ में नरमी आ गई थी। ये जिद सिर्फ भाई की नहीं, मेरी माँ की और पापा की थी। ऋषिकेश, तुझे लौटना ही होगा। नफरत उस शहर से है, पर हम सब तेरे अपने हैं और हमें तुझसे प्यार है। फैसला तुझे करना है। नफरत के कारण सबसे दूरी बनानी है या हम सबके प्यार के कारण वापस लौटना है, करण ने कहा, जिसके बाद कायनात बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। सारे रास्ते उसके जहन में करण की बातों के साथ साथ कुछ अतीत की कड़वी यादें गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक ऊंची इमारत के सामने रोकी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, RK कंस्ट्रक्शन। कायनात ने चाबी गार्ड की ओर उछाला और अंदर बढ़ गई। कायनात को आता देख प्यून तुरंत अंदर भागते हुए आया और सबसे बोला, हिटलर आ गई है। इतना सुनते ही सब तुरंत अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ऐसे मॉनिटर को घूरने लगे जैसे उनसे ज़्यादा सीरियस अपने काम को लेकर शायद ही कोई होगा। पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। कायनात वहाँ से एक कैबिन की ओर बढ़ी, जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजवीर सूर्यवंशी, MD। कायनात ने कैबिन का दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर वापस बंद कर एम्प्लॉयज़ की ओर मुखातिब होकर बोली, जितना ध्यान आप लोग मेरे आने पर देते हैं, उतना अगर ध्यान अपने काम पर भी देंगे तो मेरे आने या जाने पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोल उसने एक नज़र सब पर डाली और कैबिन में घुस गई। उसके जाते ही सबकी खुसर फुसर शुरू हो गई। यार, ये हिटलर कितनी खड़ूस है। मुझे तो लगता है रियल वाले हिटलर ने भी खड़ूसपन की ट्रेनिंग इसी से ली थी। एक लड़की मुंह बनाते हुए बोली तो उसके साथ बैठी हुई लड़की ने कहा, हाँ यार, राजवीर सर तो कितने स्वीट हैं और हैंडसम भी। इसे देखकर लगता नहीं कि ये उनकी बहन है। एक मिष्टी रसगुल्ला और दूसरा कड़वा करेला। आई मिस राजवीर सर, वो रहते हैं तो काम करने भी मन लगता है, पहले वाली लड़की ने कहा। तो एक लड़का बोला, मैं भी उन्हें मिस कर रहा हूँ। इस पर उन दोनों लड़कियों ने उसे घूरा तो वो बात संभालते हुए बोला, अरे मेरा मतलब राजवीर सर आएंगे तभी तो हमें इस हिटलर नाम की बला से छुटकारा मिलेगा, वरना जब तक सर नहीं आते तब तक के लिए हमें यहीं ऑफिस आएगी ना। अरमान अपनी कैबिन में बैठा किसी फाइल में उलझा था। कैबिन अब बिल्कुल पहले की तरह साफ सुथरा था। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल उसकी छोटी बहन सोनिया ठाकुर का था। अरमान, क्या बात है सानी, आज तुझे भाई की याद कैसे आ गई? सानिया, भाई, मैं तो आपको हमेशा मिस करती हूँ और अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी।
आप अपनी सानी को मिस नहीं कर रहे अरमान? अरे मेरी जल्ली, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। वैसे मुझे यहाँ आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मेरी जल्ली मुझे इतना मिस कर रही है, क्या बात है? सानिया कुछ कहती उससे पहले उधर से आरुषि ठाकुर, अरमान की चाचा की बेटी ने कहा, भाई इस जल्ली के झल्लेपनों सिर्फ आप झेल पाते हैं ना, इसलिए ये आपको इतना मिस करती है। यहाँ आपके अलावा इस आफत को कोई पैम्पर नहीं कर सकता। सानिया भाई, ये आरुषि दी को देखो ना, मुझे झल्ली कह रही है। मैं तो सिर्फ आपकी झल्ली हूँ ना। आप इन्हें बोलो कि मैं कोई बच्ची नहीं जिसे पैम्परिंग की ज़रूरत हो। अरमान, अरे खबरदार, जो किसी ने मेरी सानी को झल्ली कहा तो सानी सिर्फ मेरी झल्ली है। वैसे सानी, आई एम श्योर सिर्फ इस झल्ली वाले टॉपिक पर डिस्कस करने को तूने कॉल किया या नहीं? नहीं होगा, अब काम की बात बता। सानिया, क्या भाई आप भी? क्या मैं आपसे भाई को यूं ही कॉल नहीं कर सकती? वैसे भाई मुझे आपको कुछ बताना था। अरमान बोला, ना बच्चा। सोनिया, मैं कल शाम एम्प्रोक्स 4 बजे के आसपास मनाली पहुंचूंगी। परसों एग्ज़ाम है तो आप मुझे पिक करने के लिए आ जाइएगा। अरमान, तो इसलिए मेरी बहन को अपने भाई की याद आई। चल ठीक है, मैं टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तुझे पिक करने। थोड़ी देर बाद बातों के बाद अरमान ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद उसने इंटरकॉम से अपने सेक्रेटरी शेखर को बुलाया। यस सर, अंदर आते हुए शेखर ने कहा। तो अरमान बोला, ये आरके कंस्ट्रक्शन के साथ जो डील होने वाली थी उसका क्या हुआ? इस फाइल में उस डील के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। शेखर, सर वो डील नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त आपके डैड की तबीयत खराब हो गई थी, तो आप आ गए तो हम वो मीटिंग फिर से अरेंज कर सकते हैं। अरमान, ओके, मीटिंग अरेंज करो आरके एमडी के साथ। बाय द वे, एमडी है कौन? डैड से बहुत सुना है उनके बारे में। शेखर सिंह, आरके एमडी है राजवीर सूर्यवंशी। बहुत ही सुलझे, समझदार और साफ दिल है। आपके डैड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आपके डैड जब भी मनाली आते हैं तो राजवीर सर कभी उन्हें होटल में नहीं रुकने देते, हमेशा ज़बरदस्ती अपने घर पर रखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आरके एमडी की कोई और है। अरमान हैरान होकर, कोई और मतलब? शेखर, वो राजवीर सर बिजनेस पेपर से आउट ऑफ इंडिया गए हैं तो इसलिए फ़िलहाल के लिए उनके अबेंस में उस कंपनी की सीईओ उनकी बहन एमडी की जिम्मेदारी संभाल रही है। आपकी मीटिंग उन्हीं के साथ होगी। वैसे उनसे कभी मिला तो नहीं हूँ, पर सुना है बहुत टेढ़ी चीज़ है, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल परफेक्ट। ये मनाली सर उन्हें साहेब कहकर बुलाता है। टेढ़ी चीज़ सुनकर अरमान की आंखों के आगे एक पल में ही कायनात का गुस्से से भरा चेहरा, उसकी आग उगलती नीली आंखें घूमने लगी। उसने अपना सर झटका और कहा, मीटिंग फिक्स करो शेखर, मैं कोई काम पेंडिंग से नहीं रखता। शेखर ने सिर हिलाकर चला गया और अरमान वापस फाइल में उलझ गया। कायनात कैबिन में बैठी किसी सोच में गुम थी। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल राजवीर का था, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोली, माँ, मैं आपको बहुत याद कर रही थी अभी। राजवीर, मुझे पता है मेरी सोना मुझे याद कर रही थी, तभी तो हिचकियों से मेरा हाल बेहाल था। कैसी है सोना तू? आज फिर तूने कोई पंगा तो नहीं किया ना? फिर से खुद को चोट तो नहीं पहुंचाई ना? और कहाँ है तू, ऑफिस या फिर फैशन हाउस? उसने एक सांस में सब कुछ पूछ लिया। कायनात भैया, माना आप मेरी माँ हो, पर ये क्या, आप बिल्कुल डिफ़िकल्ट मदर की तरफ बिहेव कर रहे हैं। अरे मैं अपनी सोना हूँ, आई एम ए गुड गर्ल, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कोई पंगा नहीं किया और चोट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी है, एक खरोच भी नहीं आई। अपने पैर की ओर देख, कायनात ने कहा और निचला होठ दांतों तले दबा लिया। उसे डर था कहीं राजवीर उसका झूठ ना पकड़ ले। राजवीर, चल तू बोल रही है तो मान लेता हूँ। सोना, तुझे ठाकुर अंकल याद हैं? कायनात, ठाकुर अंकल? अब वो ठाकुर कंस्ट्रक्शन वाले? उसने सोचते हुए कहा। राजवीर, वही, उनके साथ हमारी एक पार्टनरशिप डील होने वाली थी जो ठाकुर अंकल के हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं हो पाई थी। अब उनकी जगह उनके बेटे ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली है, तो अब ये डील हो सकती है। तू ठाकुर कंस्ट्रक्शन के नए एमडी के साथ मीटिंग कर लेना। डील होगा या नहीं ये तेरा डिसीजन है।
कायनात ओके भाई, एज यू विश। मैं माया से कहती हूँ मीटिंग फिक्स करने की। एनीथिंग एल्स? राजवीर हाँ मेरी सोना, मेन बात तो मैं भूल ही गया, पेन किलर ले लेना, पैर के दर्द से आराम मिलेगा। उनके इतना कहते ही कायनात का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस इतना ही बोली, माँ। राजवीर तुझे क्या लगा सोना, तू नहीं बताएगी तो मुझे अपनी बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। सोना तू कब सुधरेगी यार, जब तक चोट लगवाती रहेगी, कभी हाथ कभी पैर। सोना सोना मैं क्या करूँ तेरा, एक तो तू इतनी क्यूट है कि तुझे डांट भी नहीं पाता। कायनात अब बस मुझसे ढेर सारा प्यार करिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। वैसे आप पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ आज, मतलब क्या स्यापा किया मैंने? राजवीर नहीं, क्योंकि मुझे मेरी सोना पर भरोसा है। अगर तूने किसी को तोड़ा होगा तो जरूर सामने वाले ने इस लायक कुछ काम किया होगा। अच्छा सोना, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, अभी मेरी मीटिंग है। कायनात ओके माँ, बाय एंड लव यू। राजवीर लव यू टू बच्चा, बाय। एंड हाँ, रुद्र की शादी हो रही है तो प्लीज़ ऋषिकेश के बारे में एक बार सोचना। आई थिंक तुझे जाना चाहिए, इस बारे में रात में बात करता हूँ तुझसे, बाय। राजवीर से बात कर कायनात को कुछ हद तक सुकून मिला था, लेकिन ऋषिकेश जाने वाली बात से एक बार फिर उसके जहन में कुछ खौफनाक मंजर घूमने लगा। एक बार फिर वो अतीत की गलियारों में खो गई, जहाँ उसकी एक छोटी सी खुशियों से भरी दुनिया थी, जिसकी एक पल में ही काया पलट हो गई। फ़ोन की रिंग ने उसे अतीत से बाहर वर्तमान में लाने का काम किया। कॉल रॉकी का था, जिससे सुबह कायनात मिली थी। रॉकी, मिस सूर्यवंशी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने मिस्टर महेश मल्होत्रा के आईडी हैक किए। उनकी प्रोजेक्ट मेल आईडी में कुछ इंटरेस्टिंग हाथ लगा है, पर पुरानी आईडी को हैक करना आसान नहीं है। सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा है उस आईडी को। आई थिंक आपको जिस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस आईडी से मिल सकती है। मुझे लगता है उसी आईडी में उस औरत। रॉकी आके कुछ बोलता उससे पहले कायनात गुस्से में बोली, शटअप रॉकी, ये क्या औरत औरत लगा रखा है, उसका नाम अर्पिता सूर्यवंशी है। मम्मा है वो मेरी, तो दोबारा से उसका नाम तमीज से लेना। रॉकी रॉकी मिस सूर्यवंशी, मुझे नहीं पता था आपकी मम्मा के बारे में, कुछ तो ज़रूर उस पुरानी आईडी में होगा, तभी उसमें इतनी सिक्योरिटी है, उसे हैंग करना मुश्किल है। कायनात वन थिंग, उस आईडी का नाम और बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजो, मैं उसे हैंग करती हूँ। और हाँ, मेरे सर्वर से अपना सर्वर कनेक्ट करो। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी लेवल तोड़ा, तुम उस आईडी को से सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करोगे। आई एम क्लियर? रॉकी ओके बॉस। रॉकी से बात कर कायनात ने फ़ोन रखा और अपना लैपटॉप खोलकर उस पर उंगलियां तेज़ी से चलाने लगी। रॉकी ने उसे महेश मल्होत्रा की आईडी भेज दी थी, जिसे कायनात हैक करने की कोशिश कर रही थी। क्या दिन आ गए हैं तेरे कायनात, इतने बड़े एम्प्लॉयर की मालकिन और चारों तरफ हैंकिंग कर रही थे। मल्होत्रा, इसके लिए मुझे आपने मजबूर किया है तो इसकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मम्मा के और मेरी तकलीफ़ों की सज़ा आपको मिलेगी ज़रूर, कायनात ने खुद से कहा और वापस हैंकिंग में लग गई। लगभग 1 घंटे बाद लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ शब्द उभरे, इनकोरेक्ट सिक्योरिटी पिन, ओनली 2 अटेम्प्ट लेफ्ट। इसे देख कायनात ने हाथ टेबल पर मारी और एक गहरी सांस लेकर लैपटॉप के स्क्रीन को नीचे कर दिया। दिमाग को शांत कर कायनात, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। अगर तीनों अटेम्प्ट फेल हो गए तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। काम डाउन। कायनात ने खुद को शांत किया और कुछ देर बाद फिर से ट्राई करने का सोचा। उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। सेक्रेटरी माया अंदर आई। मैम, फैशन हाउस से रागनी का कॉल आया है, वहाँ मॉडल्स का इंटरव्यू है, अगर आप फ्री हो तो। कायनात थैंक यू माया, मैं भूल गई थी, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मुझे फैशन हाउस जाना है। माया मैम, राजवीर सर का कॉल आया था, उन्होंने आपकी मीटिंग ठाकुर कंस्ट्रक्शन के एमडी के साथ फिक्स करने को कहा है, तो अगर आप हाँ कहे तो क्या मैं फ़िक्स कर दूँ? अभी थोड़ी देर पहले ठाकुर कंस्ट्रक्शन से भी इस मीटिंग के सिलसिले में मेल आया था। कायनात ओके, तुम मेरा शेड्यूल देखो और फिक्स कर दो। माया, अगले 2 दिन का अपना शेड्यूल पहले ही प्लान है, तो 2 दिन बाद आपकी मीटिंग फिक्स कर देती हूँ मिस्टर ठाकुर से, ठीक है ना मैम? कायनात ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे फैशन हाउस जाना है।
मैं वापस आऊँ तो मेरे टेबल पर शाम को होने वाली मीटिंग की फ़ाइल होनी चाहिए। माया ओके मैम। कायनात अपने ऑफिस से निकलकर सीधा बाहर पार्किंग एरिया में आई। उसने बाइक निकाली और बढ़ गई अपनी फैशन हाउस की ओर। कायनात ने अपनी गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग के सामने रोकी, जिस पर बोर्ड लगा था RK मैंसन हाउस। वो सीधा अंदर आई। उसे देखते ही सबने उसे ग्रीट किया, जिसका खामोशी से बस सर हिलाकर उसने जवाब दिया और अपने कैबिन में आकर बैठ गई। उस कैबिन के दरवाजे पर कायनात के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। दरवाज़ा नॉक हुआ। उसकी असिस्टेंट रागनी अंदर आई। मैम, अगले महीने होने वाले फैशन शो के लिए मैंने और कुमार सर ने मॉडल्स का इंटरव्यू लिया है। कुछ मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट किया है। आप एक बार प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, फिर फाइनल पेपर वर्क शुरू करेंगे। रागनी ने एक ही सांस में सब कुछ कह सुनाया, जिस पर कायनात बोली, ठीक है, अंदर भेजो सबको एक एक करके। रागनी एक के बाद एक मॉडल को अंदर भेज रही थी। कुछ को कायनात ने सेलेक्ट कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो वही कुछ को रिजेक्ट किया। अब बस एक मॉडल बची थी। बाहर रागनी ने उस मॉडल से कहा, मिस मोहिनी सक्सेना, अब आप अंदर जा सकती हैं। मोहिनी उनके पास आई और उसे घूरती हुई बोली, हाउ डेयर यू, तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की, औकात ही क्या है तुम्हारी, दोबारा से मेरा नाम लेने की गलती मत करना। रागनी ने सर झुकाकर कहा, सॉरी मैम, अब आप अंदर जा सकती हैं। मैं अंदर जाऊंगी या नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मोहिनी ने पूरे एटीट्यूड में कहा और कायनात की कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया। कम इन कायनात, जो अब तक नज़रें मॉनिटर पर गड़ाए बाहर कॉरिडोर में चल रहे मोहिनी शो को देख रही थी, उसने कहा तो मोहिनी बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर आई और कायनात के सामने वाली चेयर पर बैठकर बोली, हेलो, माई सेल्फ मोहिनी सक्सेना, एंड आई गेस तुम कायनात हो, राइट। उसकी बात सुन कायनात ने गहरी नज़र उस पर डाली और अपनी हथेली टेबल पर टिकाकर उसे घूरते हुए सख्त लहजे में बोली, गेट अप। मोहिनी उसे हैरानी से देख रही थी। उसने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में अपनी बात दोहराई, आई सेड जस्ट गेट अप। मोहिनी हड़बड़ाई सी तुरंत खड़ी हो गई। कायनात ने एक पेन अपनी 2 उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा, क्या मैंने आपको बैठने के लिए कहा। उसके सवाल पर मोहिनी ने हल्के से कहा, नो, देन वाई डिड यू सीट। कायनात ने बड़े आराम से पूछा, जिस पर मोहिनी बस खामोश रही। कायनात ने एक नज़र उसे देखा, फिर पेन टेबल पर वापस रख बोली, ना तो मैं आपकी कॉलेज फ्रेंड हूँ, ना आप मेरी कोई रिश्तेदार हैं, मैं यहाँ इस फैशन हाउस की ओनर हूँ, आपकी बॉस। सो आइंदा मुझे मेरे नाम से बुलाने की गलती मत करिएगा। आई एम क्लियर नाउ, सिट डाउन। सॉरी मैम, मोहिनी ने बैठते हुए कहा। वो कायनात को अजीब नज़रों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कायनात इस फैशन हाउस की ओनर है, क्योंकि कायनात के कपड़े किसी भी एंगल के फैशन आइकॉन की तरह नहीं थे। उसे खुद की ओर इस तरह से घूरता पाकर कायनात ने टेबल पर पड़ी एक फाइल उठाकर पढ़ते हुए कहा, यही सोच रही है ना आप कि मैं मनाली की बेस्ट फैशन डिज़ाइनर, फैशन के मामले में हमेशा टॉप पर आने वाले RK मैंसन हाउस की ओनर, और इतने सादे कपड़े। उसका सवाल सुन मोहिनी सक पका गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मिस मोहिनी सक्सेना, आपने वो कहावत तो सुना ही होगा, डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर में। डिजाइनर ड्रेसेस पहने या फिर सादे मैटर करता है हाथ की ओर देखते हुए, इन हाथों से बने डिजाइनर्स के लिए लोग कितने पागल हैं, कायनात ने कहा और अपने हाथ पकड़ी फाइल मोहिनी की ओर बढ़ा दी। ये कॉन्ट्रैक्ट, जिनके अकॉर्डिंग मोहिनी को 6 महीनों के लिए RK साथ काम करना होगा, और इस बीच वो किसी और फैशन हाउस के लिए काम नहीं कर सकती। अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 10 लाख का फाइन भरना होगा। इन 6 महीनों में अगर कायनात चाहे तभी वो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, वरना उस पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। मोहिनी अब तक सदमे में थी। इससे पहले वो जहाँ भी काम करती थी वहाँ पूरे तेवर दिखाती थी, क्योंकि वो मनाली की टॉप मॉडल्स में एक थे। लेकिन यहाँ तो कायनात के आगे उसकी एक भी नहीं चली।
उल्टा उसे उसकी औकात बहुत अच्छे से नज़र आने लगी। मोहिनी ने पेन उठाया और जैसे ही पेपर साइन करने लगी हुई तो कायनात ने कहा, मिस मोहिनी सक्सेना, अब तक आपने बहुत से फैशन हाउस में काम किया होगा, पर उनमें और आरके में अंतर है। आपको देखकर मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि आप चीज़ क्या हैं, पर आपके तेवर झेलने की ना मुझ में कैपेसिटी है और ना ही आरके का स्टेटस इतना लो है कि आपके जैसी मॉडल के नखरे सहे आरके में काम करना हर मॉडल का सपना होता है। आज जहाँ आप हैं कल वहाँ कोई और होगी। मेरी एक बात गांठ बांध कर दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर आप शराफत से मेरे साथ बिना नखरे दिखाए कोऑपरेट कर सकती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करिए, वरना वो रहा दरवाज़ा, आप जा सकती हैं। मोहिनी ने कुछ पल कायनात को तो कुछ पल उन पेपर्स को देखा, फिर साइन कर दिया और उठकर कायनात की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। एटीट्यूड इस मामले में हम एक जैसे हैं, हमारी खूब जमेगी। कायनात ने एक नज़र उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए, कहा, आपसे जमाने के लिए, दोस्ती करने के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ, और यहाँ जिस स्कूल में आपने एटीट्यूड सीखा है उसकी प्रिंसिपल रह चुकी हूँ मैं। ये हाथ अपने पास रखे और कायनात सूर्यवंशी से उस दिन हाथ मिलाने आइएगा जिस दिन आप कुछ ऐसा करें कि आप मुझे हाथ मिलाने के काबिल लगे। मोहिनी ने वहाँ से तुरंत निकलने में ही अपनी भलाई समझी। कैबिन के बाहर निकलकर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे शेर के मांद से जिंदा बाहर बची हो। उसके चेहरे को देख रागनी समझ गई कि अंदर क्या हुआ है और वो मुंह दबाए हंस पड़ी। मोहिनी ने एक नज़र उसे देखा और वहाँ से चली गई। तो ये कहानी हम यही ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट कल डालेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।